नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। द वोकल में आपका स्वागत है। मैं आशुतोष पाल आज आपको बताऊंगा कि मोदी सरकार किसानों के सामने क्यों बैकफुट पर है और किसान जिस बिल को लेकर सरकार के सामने अड़ गए हैं वो है क्या। और इस वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि क्या सच में ये बिल किसान विरोधी है। तो इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं आज का। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये कानून आया कब। तो जिस समय जून में देश भर में लॉकडाउन लगा था और सरकार और आम लोग इस महामारी से जूझ रहे थे, तभी सरकार ने बड़ी ही अक्लमंदी से 3 विधेयकों को लाकर राष्ट्रपति से हस्ताक्षर करवा लिए। और आपको मैं बताता हूं कि विधेयक उस कंडीशन में लाए जाते हैं जब बहुत ज़्यादा इमरजेंसी की कंडीशन होती है। तो अब ये बात नहीं समझ में आ रही कि वो कौन सी ऐसी इमरजेंसी की कंडीशन थी कि सरकार को इसे संसद में लाने के बजाय विधेयक के रूप में पारित करवाना पड़ा। और यहीं पर सरकार की मंशा पर सवाल उठता है। अब जान लेते हैं कि ये जो एग्रीकल्चर रिफॉर्म बिल है वो है क्या। इसके अंतर्गत असल में 3 विधेयक पारित करवाए गए थे जो कि अब बिल का रूप ले चुके हैं। उनमें से जो पहला विधेयक है वो है इसेंशियल कमोडिटीज़ अमेंडमेंट बिल। अब इस बिल के बारे में तो समझ ही नहीं आया कि सरकार को इस बिल को लाने की ज़रूरत क्या थी। इस बिल के अनुसार यदि कोई व्यापारी इसेंशियल आइटम्स का भंडारण करता है, मतलब स्टोरेज करता है, जैसे कि इसेंशियल आइटम्स जैसे आटा, दाल, चावल, तेल या रोज़मर्रा के उपयोग की चीज़ें, इसमें यह बोला गया है कि सिर्फ 2 कंडीशंस में ही ये स्टोरेज नहीं हो सकता या ये स्टोरेज गैर कानूनी होगा। वो है आपदा और युद्ध। जबकि 1955 के बाद सरकार कानून लाई थी कि स्टोरेज को रोका जा सके। अब ये कानून बन जाने के बाद क्या होगा। मान लीजिए कि किसी शहर में रिफाइंड तेल की डीलरशिप किसी व्यापारी के पास है और वो क्या करता है कि उस रिफाइंड तेल को स्टोर करना शुरू कर देता है। जब छोटा व्यापारी उससे तेल लेने के लिए जाता है तो वो बोल देता है कि माल अभी कंपनी से आ नहीं रहा है। जब तेल की मांग बढ़ने लगती है तो वो तेल को धीरे धीरे मार्केट में उतारना शुरू करता है, वो भी अपने मनमाने दाम पर। और मज़े की बात यह है कि अब तो ये कानून पास होने के बाद पुलिस और प्रशासन भी उसका कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि अब तो ये लीगल हो गया है। और मेरे ये बात नहीं समझ में आई कि सरकार ये बिल इस पैंडमिक में अध्यादेश के रूप में क्यों लाई। अब दूसरा बिल क्या है, फार्मर्स इम्प्रूवमेंट एंड प्रोडक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस बिल। अब इस बिल में क्या है, इस बिल के द्वारा सरकार कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को असल में बढ़ावा देना चाह रही है। इसमें प्राइवेट कंपनी और किसान के बीच कॉन्ट्रैक्ट होगा, जिसमें फसल की फिक्स प्राइस को खरीद को लेकर किसान और प्राइवेट कंपनीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। अब एग्जाम्पल समझिए। मान लीजिए कोई चिप्स बनाने वाली कंपनी, उसे 3 से 4 टन आलू की ज़रूरत है, तो वो किसान से एक कॉन्ट्रैक्ट करेगी कि भाई आप मेरे लिए आलू उगाओ और हम ये आपसे 25 रुपये केजी के हिसाब से ख़रीदेंगे। तो इसमें किसानों को फसल उगाने से पहले ही किसानों की फसल के दाम फिक्स हो जाएंगे। तो इसमें 2 बातें हैं। पहला कि किसान अगर इस रेट पर राज़ी हो तो उगाए, अगर नहीं राज़ी है तो मत उगाए। दूसरी बात, मान लीजिए कि किसान आलू उगाने लगा, कंपनी के लिए तो किसान बाध्य होगा कि आलू कंपनी को ही बेचे, फिर चाहे आलू का रेट ओपन मार्केट में 50 रुपये हो या फिर 10 रुपये केजी हो। इस कानून के तहत असल में दोनों पक्षों को ही फ़ायदा होगा। लेकिन इस कानून में दिक्कत क्या है, जानने वाली बात यह है हमारे लिए कि इसमें अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो ये एसडीएम के पास जाएगा और फिर इसकी एश्योरेंस नहीं है कि एसडीएम किसानों की प्रॉब्लम को राइट अप्रोच के साथ सॉल्व करेगा। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि कॉर्पोरेट के पास एक पूरी लीगल टीम होती है और प्राइस नेगोशिएशंस के लिए एनालिटिकल टीम भी होती है। तो इस पूरे कॉर्पोरेट कल्चर के सामने फिर से किसान विक्टिम हो जाएगा। और ये बिल जो किसानों की भलाई के लिए लाया गया है, वो बिल ही किसानों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा। और इससे छोटे किसानों को सबसे ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि छोटे किसानों की फसल प्रोड्यूस करने की क्षमता कम होती है। और भारत में 85% किसान ऐसे हैं जिनकी जो लैंड है वो 5 एकड़ से कम है। और कॉरपोरेट ज़्यादातर बड़े किसान से ही कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और छोटा किसान फिर से उसी स्थिति में आ जाएगा जिस स्थिति में वो पहले था। असल में अगर इस बिल को एफिशिएंसी के साथ लागू करना था तो सरकार को इसमें कुछ अमेंडमेंट्स करने थे या सरकार को कुछ एक्स्ट्रा में चीज़ें ऐड करनी थी। जैसे सरकार को एक रेगुलेटरी बॉडी बनानी थी जो कि किसान और कॉरपोरेट के बीच बिजनेस पर नज़र रखती और उनके डिस्प्यूट्स को सॉल्व करती और फार्मर्स को नेगोशिएटिंग स्किल्स और पावर देती। तीसरा बिल क्या है, तीसरा बिल है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स
प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020। अब बात करते हैं इस तीसरे बिल की। इस बिल को लेकर असल में सबसे ज़्यादा विवाद खड़ा हुआ है। इसके अनुसार जो किसान पहले ट्रैक्टर ट्रॉली में भरकर फसल को मंडी में जाकर बेचता था और फसल बेचने की एवज में वो 2.5% बिचौलियों को देता था या आढ़ाती को देता था, अब उसे 2.5% बिचौलियों को देना नहीं पड़ेगा। अब हमारे लिए समझना ज़रूरी है कि ये बिचौलियों का रोल है क्या मंडियों में बिचौलियों के होने से किसानों को सही दाम मिलने का फ़ायदा मिलता था, या फिर यहाँ भी किसान बेचारा खुद रेट फिक्स करने के बजाय सिस्टम के जाल में फंस जाता था। बिचौलियों का सिस्टम मंडियों में इसलिए है कि जब किसान मंडी में अपनी फसल बेचने जाए तो उसकी फसल के दाम के लिए बिचौलिया बोली लगाए। मान लीजिए कि एक बिचौलिए ने गेहूं का रेट 20 रुपये केजी लगाया, दूसरे ने 22 रुपये केजी लगाया और तीसरे ने 25 रुपये केजी लगाया। तो इस कंडीशन में किसान को उसकी फसल का सही रेट मिल सके और किसान ऑब्वियसली सी बात है अपना गेहूं उस बिचौलियों को बेचेगा जो कि 25 रुपये केजी के हिसाब से उसे गेहूं का दाम देगा। तो यहाँ पर किसान अपनी मर्जी से ज़्यादा रेट देने वाले बिचौलियों को अपनी फसल बेच सकेगा। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है कि मंडियों में किसान अपनी फसल सही रेट पर बेच पाता है? तो इसका आंसर है नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होता तो आज किसानी भारत का सबसे प्रॉफिटेबल पेशा होता। असल में मंडियों में होता क्या है, मंडी में जब किसान फसल बेचने जाता है तो सारे बिचौलिए एकजुट होकर सिर्फ एक रेट लगाते हैं, जिसके कारण बेचारा किसान अपनी फसल मजबूरन कम रेट पर बिचौलियों को बेचकर चला आता है। तो इसलिए इस बिल में कहा गया कि किसान अपनी फसल को मंडी के अलावा भी ओपन मार्केट में बेच सकता है। तो अब प्रश्न क्या उठता है? अब प्रश्न ये है कि क्या किसान इससे पहले अपनी फसल को ओपन मार्केट में नहीं बेचता था? तो नहीं, यहाँ बिल्कुल ऐसा नहीं है। किसान इससे पहले भी अपनी फसल को ओपन मार्केट में बेचता था, लेकिन अगर किसान अपनी फसल को किसी बड़े कॉर्पोरेट को बेचता था तो उसे मंडी में इसे रजिस्ट्रेट कराना पड़ता था। लेकिन इस बिल के बाद किसान को अब रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहीं पर बात आ जाती है कि सरकार इस बिल के द्वारा APMCs को ख़त्म कर देगी। लेकिन क्या भारत का सारा किसान अपनी फसल को मंडियों में बेचता था? तो इसके लिए भारत सरकार की ही संस्था है NSSO, जो कि बेरोज़गारी के आंकड़े देती है। उसी के साथ साथ ये कृषि से संबंधित भी आंकड़े मुहैया कराती है। इसके अकॉर्डिंग देश में केवल 6% फसल ही मंडियों में बिकती थी, जबकि 94% जो फसल है वो ओपन मार्केट में बिकती थी। वैसे NSSO को अब सरकार ने बंद कर दिया है, जिससे कि ना तो यह बेरोज़गारी के आंकड़े दे सके और ना कृषि संबंधित आंकड़े दे सके। दूसरी बात इस बिल में क्या है, वो ये है कि किसान इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट अपनी फसल को बेच सकते हैं। लेकिन ये तो पहले भी होता था। लेकिन हमें जानना ज़रूरी है कि APMC जो मंडियां हैं वो आती हैं स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में, और पहले इसके लिए मंडियों का सहारा लेना पड़ता था। बट अब किसान इसे बिना मंडी के इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग के द्वारा बेच सकता है, जिससे यहाँ पर मंडियों का रोल अब ख़त्म हो जाएगा। और इससे राज्य सरकार को नुकसान होगा, क्योंकि मंडियों से होने वाला जो रेवेन्यू था वो अब राज्य सरकारों के लिए ख़त्म हो जाएगा। और किसानों को यहीं पर जिस बात का सबसे ज़्यादा डर है वो ये है कि APMC मंडियाँ धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगी और सारी फसल किसानों की डायरेक्ट अब कॉरपोरेट के पास जाने लगेगी। तो सरकार फिर धीरे धीरे MSP भी ख़त्म कर देगी, मतलब कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस। असल में सरकार 22 फसलों पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस का आश्वासन देती है। तो किसानों को डर है कि सरकार जब मंडी सिस्टम ख़त्म करेगी तो कहीं धीरे धीरे MSP भी ख़त्म कर दे। तो जो किसानों का सरकार के साथ डिस्प्यूट है इस बिल को लेकर, वो सबसे बड़ा यही है कि जो मंडियां ख़त्म हो रही हैं, इसके साथ जो MSPs ख़त्म हो रही हैं, उसके बाद जो कंट्रोलिंग पावर है वो असल में कॉरपोरेट के पास चली जाएगी और किसानों के पास फिर से कोई बार्गेनिंग पावर नहीं रहेगी। तो दोस्तों, इस सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको ये किसान बिल को समझाने की कोशिश की, जिससे लोगों को समझ में आ सके कि हमारे देश के किसान प्रोटेस्ट कर क्यों रहे हैं। तो दोस्तों, अब मैं विदा लेता हूं और नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। तो दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो पर लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर दें।